बच्चों, देश में कोरोना नामक महामारी ने अपने पांव पसार रखे हैं पूरी तरीके से। ऐसे में जब लॉकडाउन है और सभी बच्चे अपने अपने घरों में बंद हैं, ऐसे समय में ऑनलाइन शिक्षा की सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके तहत आज मैं बच्चों को कहानी कला के जो तत्व हैं उनकी समीक्षा के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कहानी कला के कुल 7 तत्व होते हैं। एक तो कहानी और उसके बाद में कला, 2 शब्दों से इसका निर्माण हुआ। कहानी समय व्यतीत करने के लिए मानव समाज की एक विधा है जिसको सुनकर मनुष्य अपना समय व्यतीत करता है और शिक्षा अर्जित करता है। उस कहानी के कौन कौन से कलात्मक तत्व हैं जिसमें उसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ जाती है, उन्हीं तत्वों को कहानी कला के तत्वों के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है, जिनकी कुल संख्या 7 है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो 7 तत्व हैं उनमें क्या होता है और कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे उनमें और निखार आ सके। तो कहानी कला का पहला तत्व है कथानक। पूरी कहानी का दारोमदार कथानक पर आधारित होता है। कहानी का कथानक चूंकि विस्तृत होता है तो जब हम उसके तत्व की समीक्षा करते हैं तो इसमें हम संपूर्ण कथा को संक्षिप्त रूप से कुछ लाइनों में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं और इस बात का उसमें ध्यान रखा जाता है कि कहानी का कोई अंग समीक्षा करते समय छूटने न पाए। और इसका दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी लिखते समय लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहानी में बहुत अधिक पात्र न हो, क्योंकि कहानी एक संक्षिप्त विधा है और अगर उसमें पात्रों की अधिकता हो जाएगी तो फिर वह बोझिल हो जाएगी और पाठक को पढ़ने में आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए कहानीकार को कहानी लिखते समय पात्रों की संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। अब कहानी में जो पात्र हैं उनका चरित्र कैसा है। कुछ ऐसे होंगे जो धीरोदात्त होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो खलनायक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केवल हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करने के लिए कहानी में आए होंगे। तो कहानी में जितने पात्र हैं उन पात्रों का चरित्र कहानी में किस प्रकार का है, इस बात का वर्णन पात्र एवं चरित्र चित्रण शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। कहानी कला का तीसरा तत्व बच्चों संवाद योजना है। कहानीकार को कहानी लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो संवाद हैं वो बहुत अधिक क्लिष्ट एवं लंबे न हो, क्योंकि रंगमंच पर बोलते समय जो अभिनेता है वह उसको आसानी से याद कर सके और रंगमंच पर सरलता पूर्वक उसका उच्चारण कर सके। यदि कहानी के संवाद लंबे होंगे तो उन्हें याद करने में भी कहानीकार और अभिनय चित्रण करने वाले को दिक्कत होगी और बोलने में भी। इसलिए कहानी कला का जो तीसरा तत्व संवाद है, इसको लिखते समय कहानीकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद लंबे एवं क्लिष्ट न हो। अब कहानी कला का चौथा तत्व देश काल और वातावरण है। बच्चों, जो भी कहानी लिखी जाती है
वह कहानी किस देश पर आधारित है, किस समय लिखी गई और जिस समय वह लिखी गई उस समय उस देश का वातावरण कैसा था। यह मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कथाकार माने जाते हैं। जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी कहानियों की रचना कर रहे थे उस समय का जो वातावरण था वह हिंदुस्तान मुगलों और अंग्रेजों की दास्ता से अलग हुआ था। इसलिए उस समय की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों की बहुलता थी। इस बात को ध्यान में रख के प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में उर्दू के शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया है और उस समय का जो पहनावा था वह प्रयोग किया है। जैसे गरीबी, अत्यंत सीमित वस्त्र, मैले कुचैले वस्त्र। आज के वातावरण की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंद जी की कहानियों की समीक्षा करेंगे तो वातावरण की दृष्टि से मेरी समझ से वो कहानियाँ खरी नहीं उतरेंगी, क्योंकि आज के वातावरण में और तत्कालीन वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में हो चुका है। बच्चों, ये ध्यान रखना चाहिए कि समीक्षा करते समय हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ये नहीं कि हम किताबी ज्ञान पर ही अड़े रहें। हमारी समझ में जो भी आता है कहानी को पढ़ने के पश्चात उसकी समीक्षा हम अपने हृदय से यदि करेंगे तो वह समीक्षा सबसे अधिक सुंदर होगी। बच्चों, जो अगला कहानी कला का 5वां तत्व है उसको हम भाषा शैली के नाम से जानते हैं। किसी भी कहानी की भाषा उस समय उस समाज में जिस तरह की भाषा बोली जा रही हो, कहानीकार कोशिश करता है कि उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग हो। और जब प्रेमचंद जी का उदाहरण आया है तो इस क्षेत्र में भी मैं उन्हीं का उदाहरण ले लेता हूँ। जब उन्होंने कहानियों की रचना की उस समय हमारे समाज में उर्दू के शब्दों की बहुलता थी और इस बात का ध्यान रखते हुए प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में उर्दू के उन्हीं शब्दों को यथावत प्रयोग किया है। लेकिन आज 2020 का जो समय है उस समय हमारे समाज में हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों की बहुलता है। इसलिए यदि हम भाषा और शैली के दृष्टि से आज प्रेमचंद की कहानियों की समीक्षा करने बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि भाषा शैली की दृष्टि से आज की दृष्टि से प्रेमचंद जी की कहानियाँ उतनी उपयुक्त नहीं हैं जितनी कि आज के कहानीकारों की हैं, क्योंकि इनके शब्दों को सरलता से आज का समाज पढ़ और समझ सकता है। यहाँ मैं आपको ये भी समझा दूं कि ऐसा कहकर हम प्रेमचंद जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कि आज के समय के हिसाब से हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हमें वो अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते, ये किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये हमारे विवेक पर आधारित है। इसलिए समीक्षा करते समय हम पूर्ण रूप से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो तत्व है उसको हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं। हमारे समाज में जो भी लिखा जाता है, जो भी बोला जाता है, जो भी कहा जाता है, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। निरुद्देश्य किसी भी चीज की रचना नहीं होती। तो जब भी कोई कहानीकार कोई कहानी लिखता है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। गरीबी का चित्रण, तत्कालीन समाज का उत्थान, समाज में दलित एवं शोषण, ये सारी चीज़ें किसी भी कहानी के पीछे निहित होती हैं और किसी भी कहानी में कहानीकार का जो उद्देश्य है उसको बताना ही इस शीर्षक के अंतर्गत आता है।
और इसके बाद हम सारे इन 6 तत्वों की जो संपूर्ण संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करते हैं उसको हम समाहार में ले लेते हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, समीक्षा अपने विचारों की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम है। बस